जैसे हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि वेल्डिंग के साथ कटिंग और ग्राइंडिंग भी चलती रहती है। ग्राइंडिंग के लिए वही पीपीईज जो आप पीछे देख चुके हैं, जो वेल्डर का असिस्टेंट था, वही पीपीईज ग्राइंडिंग के लिए काफ़ी हैं। अब मज़ीद कुछ ग्राइंडिंग से मुतल्लिक़ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपने ग्राइंडर की इंस्पेक्शन करनी है। ग्राइंडर आपका कलर कोडेड होना चाहिए। जो वैलिड कलर कोड है इस महीने का, वो इसके ऊपर लगा हुआ होना चाहिए। इसकी इंस्पेक्शन भी होनी चाहिए। इसकी केबल कहीं से डैमेज नहीं होनी चाहिए। इसका हैंडल मौजूद होना चाहिए, इसके ऊपर लगा हुआ होना चाहिए। इसकी डिस्क के ऊपर जो गार्ड है ये मौजूद होना चाहिए। डिस्क के हवाले से एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है कि इस डिस्क के ऊपर इसके घूमने की स्पीड लिखी होती है कि ये 1 मिनट में कितनी दफ़ा घूमती है, जिसको आरपीएम कहते हैं, रोटेशंस पर मिनट। यानी 1 मिनट में कितनी दफ़ा ये डिस्क रोटेट होती है, कितने चक्कर लगाती है। हर डिस्क के ऊपर आरपीएम लिखा होता है। एक मोटे वाली डिस्क आती है इस तरह की, ये ग्राइंडिंग के लिए इस्तेमाल होती है। और इसी तरह की शक्ल की आपको एक बारीक इससे पतली वाली मिलेगी डिस्क, जो कटिंग के लिए इस्तेमाल होती है। इन दोनों डिस्क के ऊपर आपको आरपीएम लिखा हुआ ज़रूर मिलेगा। और एक आरपीएम इस ग्राइंडर के ऊपर भी लिखा होता है। यहाँ जो आरपीएम लिखा होगा, जो रोटेशंस इस ग्राइंडर के ऊपर लिखी होंगी, ये रोटेशंस डिस्क के ऊपर लिखे हुए आरपीएम से हमेशा कम होनी चाहिए। और जो डिस्क के ऊपर आरपीएम लिखी हुई है, इसका मतलब ये है वो हमेशा उस ग्राइंडर के ऊपर वो डिस्क लगानी है जिसका आरपीएम कम हो और डिस्क के ऊपर लिखा हुआ आरपीएम ज़्यादा हो। जिस तरह से हम लिफ्टिंग गियर्स वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि अगर किसी लिफ्टिंग गियर ने 2 टन वज़न उठाना है तो इसका सेफ वर्किंग लोड, इसकी कैपेसिटी, इसके अंदर जो पोटेंशियल है वो 2 टन से ज़्यादा होना चाहिए। इसी तरह से ग्राइंडर जितना रोटेट करता है 1 मिनट में, इसके ऊपर लगने वाली डिस्क इससे ज़्यादा रोटेट करनी चाहिए। उसमें ग्राइंडर से ज़्यादा पोटेंशियल होना चाहिए। जितना 1 मिनट में ग्राइंडर घूम सकता है, डिस्क उससे ज़्यादा घूमनी चाहिए हमेशा। फिर इसी तरह से ये ग्राइंडर्स डबल इंसुलेटेड होने चाहिए। यानी इनकी जो इंसुलेशन हुई है, इनके अंदर जो पार्ट्स हैं जो करंट लेके चल रहे हैं, जिनमें करंट चल रहा है ग्राइंडर के अंदर, इनके ऊपर ये जो पूरी केसिंग है, ये जो बॉडी है ग्राइंडर की, ये नॉन कंडक्टर है। इसमें करंट नहीं लगता। आप अगर चलते हुए ग्राइंडर को भी पकड़ कर देखेंगे तो ये आपको करंट नहीं लगेगा। इसका मतलब है कि ये इसका नॉन कंडक्टर एरिया है। ये इसके करंट वाले पार्ट्स के ऊपर इंसुलेशन हुई है, तो ये वाली इंसुलेशन डबल होनी चाहिए। आप कैसे चेक करेंगे कि ये ग्राइंडर की इंसुलेशन डबल है? आपको एक इस तरह का साइन मिलेगा। इसका मतलब यह है कि ये डबल इंसुलेटेड है। इसकी इंसुलेशन डबल हुई है, दोहरी हुई है, ज़्यादा प्रोटेक्शन मुहैया की गई है इसमें। और आपको इस तरह का साइन मिलेगा। ये आपको खाना सा जो है ये डबल मिलेगा, डबल साइन, डबल खाना आपको मिलेगा। अगर सिंगल इंसुलेटेड है तो सिर्फ सिंगल खाना होगा। यहाँ ये डबल है, इसका मतलब है कि इसकी इंसुलेशन डबल हुई है। अगर इस ग्राइंडर को वेल्डर इस्तेमाल कर रहा है या कोई और आदमी इसको चला रहा है, तो हर उस बंदे के पास जो इसको चलाएगा, क्योंकि ये पावर टूल्स में आता है, तो पावर टूल्स की ट्रेनिंग उसके पास होनी चाहिए। आरामको प्रोजेक्ट्स पर जो कंट्रैक्टर उसको पासपोर्ट मुहैया करेगा ट्रेनिंग का, उसके ऊपर पावर टूल्स की स्टैंप लगी हुई होनी चाहिए। इसकी ये ट्रेनिंग वैलिड होनी चाहिए। ट्रेनिंग की डेट एक्सपायर ना हो, अभी वैलिड हो। ग्राइंडर के ऊपर जो बटन होगा जिसको दबाने से ग्राइंडर स्टार्ट होगा, ये बटन इस तरह का होना चाहिए कि जब इसको दबाया जाए तो ये चलना शुरू हो जाए, और जब इसके ऊपर से फोर्स हटाई जाए, हाथ हटाया जाए, तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाए। जब ह्यूमन एफर्ट इससे हट जाए तो ये खुद ब खुद बंद हो जाए। इस तरह के बटन्स होने चाहिए ग्राइंडर्स के अंदर। ऐसे बटन्स ना हो पुराने ग्राइंडर्स की तरह कि जब उससे हाथ उठाया जाए तो वो चल रहा है तो दोबारा बटन को पीछे की तरफ प्रेस करना पड़ता था। जो पहले ग्राइंडर्स हुआ करते थे तो वो फिर बंद होता था। आजकल जो ग्राइंडर्स हैं और जो आराम को एक्सेप्ट करता है, वो इस तरह के होने चाहिए कि जब ह्यूमन एफर्ट हट गई, आपने बंद नहीं किया ग्राइंडर को, आपने अपना हाथ सिर्फ हटाया तो वो ऑटोमेटिकली बंद हो गया। इस तरह के बटन्स को डेड मैन स्विच कहा जाता है। और तमाम पावर टूल्स के ऊपर, चाहे वो ग्राइंडर है, वो ड्रिल मशीन है या कोई भी और पावर टूल है, उन
टूल्स के ऊपर यही डेड मैन स्विच बटन होने चाहिए। इसका मकसद और फ़ायदा ये है कि अगर आप ग्राइंडर चला रहे हैं या कोई भी पावर टूल चला रहे हैं और वो चलाते चलाते आपके हाथ से गिर गया, तो वो नीचे आपकी टांग पे भी लग सकता है, आपके पाँव पे भी लग सकता है, या वो चलते हुए किसी भी जगह नीचे गिरता है, किसी मटेरियल को नुकसान पहुंचा सकता है, साथ खड़े दूसरे बंदे को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि वो चल रहा है, उसकी डिस्क चल रही है। लेकिन अगर डेड मैन स्विच बटन होगा तो ये जैसे ही आपके हाथ से छूटेगा, गिरेगा, आपके हाथ की पावर उससे हट गई तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, इसलिए ये फ़ायदेमंद है। और कुछ ग्राइंडर्स ऐसे भी मार्केट में आते हैं कि उनके ऊपर लगा हुआ बटन डेड मैन स्विच ही है, लेकिन इसके साथ एक लॉक भी आता है, छोटा सा बटन, कि इस डेड मैन स्विच को दबा के इसके ऊपर लॉक लगा दिया जाता है। तो फिर ये उस तरह से फंक्शन नहीं करता जो डेड मैन स्विच का फ़ायदा है, जिसके लिए डेड मैन स्विच लगाया गया है कि आपकी एफर्ट हट जाए तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाए। इस लॉक को इसलिए लगाया जाता है कि बार बार इसको दबा के ना रखना पड़े, इसको एक ही दफ़ा दबा के लॉक लगा दिया जाए, अब वो चलता रहे। इस तरह के काम वो लोग करते हैं जो लॉन्ग टर्म कोई जॉब कर रहे हैं, काफ़ी लंबी ग्राइंडिंग करनी है उन्होंने काफ़ी लंबे टाइम के लिए, तो वो इस झंझट से बचने के लिए इसको एक ही दफ़ा प्रेस करके लॉक लगा लेते हैं कि इसको दबा के ना रखना पड़े लगातार। लेकिन इसका लगातार दबा के रखना और ऑटोमेटिकली बंद ना होना, इसका नुकसान मैं पीछे आपको बता चुका हूँ, और डेड मैन स्विच का सही से काम करना जो उसका मकसद है उसका फ़ायदा भी आपको बता चुका हूँ। अगर कोई आपको ग्राइंडर या कोई भी पावर टूल ऐसा नज़र आता है जिसके ऊपर बेशक डेड मैन स्विच है लेकिन उसके साथ फिर लॉक बटन भी है उसको लॉक करने वाला, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है आरामको प्रोजेक्ट्स के ऊपर। डेड मैन स्विच होना मस्ट है और उसके साथ लॉक न हो। लॉक बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है पावर टूल्स के साथ। पावर टूल्स में सबसे अच्छा जो डेड मैन स्विच आता है वो इस तरह का आता है, ये जो अभी आप एक ग्राइंडर के साथ देख रहे हैं, इसके ऊपर जो ऑन ऑफ बटन आपको नज़र आ रहा है ये भी डेड मैन स्विच ही है, एक्सेप्टेबल है, और इसके ऊपर कोई लॉक बटन भी नहीं है। और इसके ऊपर मज़ीद फ़ायदे की बात यह है कि ये जो आपको ऊपर छोटा सा एक और बटन नज़र आ रहा है, इसका जो ये भी एक किस्म का लॉक ही है, लेकिन ये लॉक हमारे लिए फ़ायदेमंद है। इसके होते हुए आप इसको आगे प्रेस किए बगैर ऑन ही नहीं कर सकते इस डेड मैन स्विच को, क्योंकि चांसेस हैं कि अगर ये वाला लॉक ना हो तो पीछे पावर आ रही है टूल्स के अंदर और बाई चांस किसी का हाथ लग गया इस बटन के ऊपर तो ये चलना शुरू हो जाएगा अनइंटेंशनली, जो हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। लेकिन ये वाला जो लॉक है ये अनइंटेंशनली इसको ऑन होने ही नहीं देता, पावर टूल्स को चलने ही नहीं देता, स्टार्ट ही नहीं होने देता। जब तक आप इस लॉक को ऐसे प्रेस करके आगे करके और एट द सेम टाइम आप डेड मैन स्विच को नहीं दबाएंगे तो ये काम ही नहीं करेगा। तो इस तरह का लॉक हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कुछ पावर टूल्स में ये वाला लॉक नहीं होता, लेकिन डेड मैन स्विच ही है उन टूल्स के अंदर, तो ये भी एक्सेप्टेबल है। इससे पिछले लॉक का जो मैंने जिक्र किया है वो वाला लॉक नहीं होना चाहिए कि डेड मैन स्विच को दबा के उसके ऊपर लॉक अप्लाई करके छोड़ दिया तो ये ग्राइंडर लगातार चलता रहेगा जब तक हम लॉक हटा के उसको बंद नहीं करते। वो वाला लॉक मना है। ये वाला लॉक जो अभी आपने देखा ये हो तो ये ज़्यादा ही अच्छी बात है, ज़्यादा सेफ्टी है। लेकिन अगर ये वाला लॉक ना भी हो और डेड मैन स्विच मौजूद हो पावर टूल्स के ऊपर तो भी ये एक्सेप्टेबल है। शर्त ये है कि डेड मैन स्विच होना चाहिए, आम बटन ना हो जिसको ऑन किया और दोबारा भी ऑफ़ करने के लिए फ़ोर्स लगानी पड़े, इंटेंशनली उसको ऑफ़ करना पड़े। इस तरह का बटन अलाउड नहीं है पावर टूल्स के ऊपर। ग्राइंडर के ऊपर जो गार्ड लगा होता है ये कम से कम 180 डिग्री को कवर करना चाहिए। इस तरह से टोटल 360 डिग्री बनता है और इसका आधा यानी कि 180 डिग्री बनता है। ये जो गार्ड हो ये कम से कम इतना चौड़ा होना चाहिए, इतना बड़ा होना चाहिए कि 180 डिग्री को कवर करे। इसको भी डिफरेंट एंगल्स के ऊपर एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन जो बेस्ट एंगल है वो बंदे की तरफ वाली साइड जो है इसकी तरफ रखना चाहिए। जैसे अभी आपको नज़र आ रहा है ये ग्राइंडर कि इसका गार्ड कहाँ पे लगा हुआ है। चूँकि डिस्क गोल होती है और अगर ये टूटेगी और
बंदे वाली साइड की तरफ से टूटेगी, जिस तरफ बंदा खड़ा है तो ये डेफिनेटली बंदे की तरफ ही आएगी। तो इसीलिए ज़रूरी है कि ये जो गार्ड है ये इस तरह से लगा होना चाहिए जैसे अभी लगा हुआ है बंदे की तरफ, इसके अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। नहीं तो ये जब डिस्क टूटेगी तो फिर ऑटोमेटिकली बंदे की तरफ ही आएगी, और गार्ड हमने उल्टी तरफ लगाया होगा तो फिर कोई सेफ्टी नहीं है। गार्ड बंदे वाली साइड पे होना चाहिए और मिनिमम 180 डिग्री कवर करे। इस सारे डिस्क को गार्ड के ज़रिए कवर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ज़रूरी है कि इसका कुछ हिस्सा खाली छोड़ा जाए, बगैर गार्ड के नंगा छोड़ा जाए, जो काम के दौरान इस्तेमाल होगा। ग्राइंडर की डिस्क के ऊपर एक्सपायरी डेट भी लिखी होती है, जो डिस्क एक्सपायर हो जाए उसको इस्तेमाल ना करें। ग्राइंडर के दोनों तरफ ऑप्शन होता है कि आप इसका हैंडल एक तरफ से निकाल के दूसरी तरफ फिक्स कर सकते हैं। कुछ लोग राइट हैंडर होते हैं, कुछ लेफ़्ट हैंडर होते हैं, तो वो अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। या अगर ग्राइंडिंग के दौरान दाएं तरफ कोई रुकावट आ गई तो इसको उतार के बाएं तरफ लगाया जा सकता है, या बाएं तरफ कोई रुकावट आ गई तो इसको उतार के दाएं तरफ लगाया जा सकता है। जैसे बचे हुए इस्तेमाल शुदा इलेक्ट्रोड्स को हमने एक जगह जमा किया था, इसी तरह से ग्राइंडर में इस्तेमाल होने वाली जो डिस्क बच जाएगी, जो इस्तेमाल हो जाएगी या टूट जाएगी, उन बची हुई डिस्कों को भी किसी एक बॉक्स में जमा करना है। पावर टूल्स के जो रोटेटिंग पार्ट्स हैं, जिस तरह से ग्राइंडर की डिस्क हो गई या डिफरेंट पावर टूल्स के डिफरेंट रोटेटिंग पार्ट्स हो गए, जब तक ये घूम रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, हरकत में हैं, इस वक्त तक पावर टूल्स को नीचे नहीं छोड़ना, अपने हाथ में ही पकड़ के रखना है। जब ये मुकम्मल तौर पर स्टॉप हो जाएंगे, रुक जाएंगे, उस वक्त आप इन्हें कहीं छोड़ सकते हैं। जब आप इन टूल्स को इस्तेमाल नहीं कर रहे, चाहे 1 मिनट की ब्रेक ही आप लें बीच में, तो इस दौरान भी आपने इन टूल्स को पावर सोर्स से डिसकनेक्ट करके अनप्लग करके छोड़ना है। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के हवाले से फ़िलहाल इतना याद रखें कि जो भी पावर टूल्स आप इस्तेमाल करते हैं आरामको प्रोजेक्ट्स पर, उनकी मैक्सिमम रेटिंग 240 वोल्ट होनी चाहिए। 240 वोल्ट कोई भी पावर टूल क्रॉस ना करे, वो आरामको प्रोजेक्ट्स पर इस्तेमाल करना मना है। 240 के अंदर अंदर होना चाहिए। जब भी पावर टूल्स इस्तेमाल करेंगे तो पीछे जो इलेक्ट्रिकल सोर्स है, जो पावर सोर्स है, जहाँ से इनको बिजली मिल रही है, करंट मिल रहा है, वहाँ कोई ना कोई RCD रेजिडुअल करंट डिवाइस लगी हुई होनी चाहिए, ALCB या GFCI, जिनको आप आसान अल्फाज में ब्रेकर कहते हैं। इनकी डिटेल आगे पढ़ेंगे। पीछे जो भी पावर सोर्स है, जनरेटर है या वेल्डिंग मशीन है, जहाँ से इन पावर टूल्स को करंट मिल रहा है, जहाँ से ये बिजली ले रहे हैं, वहाँ जो आउटलेट होगा, जो आपको सॉकेट सी बनी हुई नज़र आएगी, उसमें से जितना करंट बाहर आ रहा है, आगे जो टूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, इन दोनों का वोल्टेज मैच करना चाहिए। मिसाल के तौर पर जो आउटलेट्स हैं, पावर आउटलेट्स हैं, जहाँ से करंट जो बाहर आ रहा है वो 220 वोल्ट है, तो आगे जो हम पावर टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी रेटिंग भी 220 वोल्ट होनी चाहिए, 110 नहीं होनी चाहिए। या ऐसा नहीं होना चाहिए कि पावर टूल्स 220 वोल्ट रेटिंग के हैं और पीछे जो पावर सोर्स है, जो आउटलेट है, वहाँ से 110 वोल्ट करंट बाहर आ रहा है। जो करंट आउटलेट से बाहर आ रहा है, आगे जो पावर टूल्स हैं वो भी सेम करंट रेटिंग वाले होने चाहिए। अगर 220 वोल्ट आउटलेट है तो पावर टूल्स भी 220। अगर आउटलेट 110 वोल्ट है तो आगे पावर टूल्स भी 110 वोल्ट रेटिंग वाले होने चाहिए। ग्राइंडर की डिस्क को जब ये लोग चेंज करते हैं तो ये हाथों से ही मार कर उसको खोलते हैं, जो अनसेफ एक्ट है। डिस्क को चेंज करते वक्त डिस्क के ऊपर लगे हुए फ्लेंज को खोलने के लिए ग्राइंडर के साथ ही एक चाबी सी आती है, सिर्फ उसी के साथ ये लोग इस फ्लेंज को खोलें और डिस्क चेंज करें।